Privet students, welcome back to University of Entrance aka UNOFIN, जहां हम बोरिंग सब्जेक्ट्स को इंटरेस्टिंग स्टोरीज में बदलते हैं। आज हम फिर लेकर आए हैं क्लास 9th हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर दैट इज द राइज ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। ये इंट्रोडक्शन पार्ट होने वाला है। इस चैप्टर को हम लोग कई सारे पार्ट्स में पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत लेंदी येट वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 9th के एग्जाम के परस्पेक्टिव से भी, और इन फ्यूचर आपका जो जीएस का सब्जेक्ट का ये फाउंडेशन भी क्रिएट करता है, तो इसे बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। नाउ स्टार्टिंग विद व्हाट वी विल स्टडी टुडे। आज क्लास में हम लोग कवर करेंगे कि व्हाट द एज ऑफ सोशल चेंज क्या है, इसमें सोशल चेंजेस एक्चुअल में कैसे आ रहे थे सोसाइटी में, लिबरल, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव, ये तीन वर्ड्स क्या हैं ये हम डिस्कवर करेंगे। देन इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंजेस क्या हो रहे थे, द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। सोशलिज्म एक्चुअल में है क्या, सोशलिज्म ऐसी क्या चीज थी जिसने पूरा रेवोल्यूशन ही ला के रख दिया यूरोप में। और इसकी ये कैसे आता है यूरोप के अंदर ये आइडिया, ये पढ़ेंगे। एंड ऑल्सो सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, लोगों का सपोर्ट कैसा था सोशलिज्म को लेकर, ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। नाउ बिफोर स्टार्टिंग आई जस्ट वॉन्ट यू ऑल टू थिंक कि एक ऐसी दुनिया जहाँ पे किंग्स और क्वींस सब कुछ डिसाइड करते हैं और चर्च तुम्हें बताता है कि किस चीज पे बिलीव करना है और किस पे नहीं। मतलब अगर उन्होंने कह दिया, चर्च ने कह दिया कि अभी सुबह है तो तुम दिन बोलोगे, रात है तो रात बोलोगे। लेकिन जो कॉमन पीपल है, जो आम लोग हैं, वो पूरा दिन काम करके भी बेयरली अपना पेट भर पा रहे थे। क्या ये सुनने में फेयर लग रहा है कहीं से भी? ऑफ कोर्स नॉट। लेकिन 18th एंड 19th सेंचुरी यूरोप में ये रियलिटी थी। बट देन एक सोच ने जन्म लिया जिसने पूरा सिस्टम, पूरे वर्ल्ड को चेंज कर दिया। इसका नाम था सोशलिज्म। आज हम देखेंगे कैसे सोशलिज्म यूरोप में राइज हुआ और कैसे ये आइडियाज रशिया में रिवॉल्यूशन लाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। स्टार्टिंग विद द एज ऑफ सोशल चेंज। फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में हुआ था। स्प्रेड ऑफ आइडियाज लाइक फ्रीडम एंड इक्वालिटी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जैसे हमने लास्ट चैप्टर में अपने हिस्ट्री के पढ़ा, इसमें बेसिकली तीन फैक्टर्स पे मेन फोकस था। आइडियाज ग्रो करे थे जो थी लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये प्री 18th सेंचुरी में जो हमारा सोसाइटी था उसमें बहुत ज्यादा डीप डिविजन्स थे, जैसे एरिस्टोक्रेसी और चर्च, इनके पास ही सारे पावर्स हुआ करते थे। और जो कॉमन पीपल है, दे बेयरली हैव एनी राइट्स। तो जो कॉमन पीपल है उनके पास ऑलमोस्ट कोई राइट नहीं हुआ करते थे। एरिस्टोक्रेसी में आते हैं अमीर लोग, लाइक रूलर हो गया, मिनिस्टर्स हो गए, अमीर लोग बिजनेसमैन हो गए। और चर्च में आते थे जो चर्च ऑफिशियल्स, फादर, प्रीस्ट, ये सब। तो इनके पास ही सारी पावर हुआ करती थी। बट जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ और लोगों ने देखा कि सोसाइटी में चेंज लाया जा सकता है, देर इज समथिंग कॉल्ड एज इक्वालिटी, लोगों में इक्वालिटी लाई जा सकती है, लिबर्टी लाई जा सकती है, तो उनको लगा कि हाँ सोसाइटी में चेंज लाया जा सकता है। तो लोगों के मन में एक होप जगी आफ्टर रिवॉल्यूशन, होप फॉर सोशल रीस्ट्रक्चरिंग। उनका होप था कि अब हम लोग शायद इस सोसाइटी को वापस से रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं फ्रॉम बेस, जिससे कि कोई हायरार्की ना हो, कोई इनइक्वालिटी ना हो, तो लोगों में कभी प्रॉब्लम ही नहीं क्रिएट होगी। सो ये सब आइडियाज इमर्ज हो रहे थे। After that, spread of these ideas were spread all over the world, जैसे यूरोप हो गया, एशिया हो गया, इवन इंडिया में भी राजा राम मोहन रॉय एंड डेरिजियो जैसे लोगों ने इस पर डिस्कशन किया। उस समय लोगों के डिफरेंट रिएक्शन होते थे। कुछ थे जो ग्रेजुअल रिफॉर्म चाहते थे, कुछ थे जो रेडिकल चेंज चाहते थे। ग्रेजुअल रिफॉर्म मतलब जो चाहते थे कि हाँ विद टाइम चीजें रिफॉर्म होती रहे, चलती नहीं थी उन्हें कोई। और रेडिकल वो थे जो चाहते थे कि तुरंत सारे रिफॉर्म्स होते रहें। सो मूविंग फॉरवर्ड विद द पॉलिटिकल ग्रुप्स इन 19th सेंचुरी। अब ऐसा हुआ कि एक सोसाइटी में आपने भी देखा होगा, एक तरह के सोचने वाले लोग ग्रुप बना लेते हैं अपना। उस समय के यूरोप में भी यही हुआ।
तीन ग्रुप्स बने, एक था लिबरल, देन रैडिकल एंड देन कंजर्वेटिव। आपने शायद कभी पॉलिटिकल डिबेट सुनी हो या मीडिया चैनल सुना हो, या कभी भी कोई भी पॉलिटिकल चीज आप एक्टिविटी देख रहे हो तो लोग यूज करते हैं बहुत फ्रीक्वेंटली लिबरल इन थॉट्स, रैडिकल इन थॉट्स एंड कंजर्वेटिव इन थॉट्स। क्या कभी इनके बारे में समझने का ट्राई किया? आज समझते हैं। ये थी कुछ आइडियोलॉजीज जो लोग बिलीव करते थे, और उस ग्रुप के पीपल लिबरल, जो लोग लिबरलिज्म में मानते थे वो लिबरल में गए, रैडिकल पीपल रैडिकल में गए, और कंजर्वेटिव जो मतलब ज्यादा चेंज नहीं चाहते सोसाइटी में वो कंजर्वेटिव में गए। सो लिबरल वर दोज हु wanted to tolerate all the religion. They have tolerance for all religion and wanted elected parliamentary government और independent judiciary. इनको चाहिए था religious tolerance हो, elected parliamentary government हो and independent judiciary हो। But वोटिंग राइट सिर्फ प्रॉपर्टी ओनिंग मेन को मिलनी चाहिए। इन्हें था कि जो प्रॉपर्टी वोटिंग के राइट्स हैं वो सिर्फ उन्हें मिले जो प्रॉपर्टी ओन कर रहे हैं मेन, सिर्फ वही वोट कर सके, नो वुमेन वोट। अब रेडिकल्स का क्या मानना था? रेडिकल जैसे अपने वर्ड से ही समझ आ रहा है, दे वर वेरी बोल्ड। उन वो लोग तुरंत तुरंत सारे चेंज चाहते थे, और उनका मानना था दे वांटेड मेजॉरिटी रूल, मतलब मेजॉरिटी पीपल जो इलेक्ट करें वो उनका लीडर बने। एंड सपोर्टेड वुमेन वोटिंग राइट, मतलब इन्होंने वुमेन सफरेज को भी एक्नॉलेज किया। एंड दे वर आल्सो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, क्योंकि कैपिटलिज्म बहुत ज्यादा उस समय बढ़ रहा था। कैपिटलिज्म मतलब कुछ चंद लोगों के हाथ में पावर होना, कुछ ही लोगों के हाथ में सारी पावर सारी वेल्थ होना, वो कैपिटलिज्म हुआ। और उन रेडिकल वालों का मानना था कि ये कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए, सबको इक्वली डिवाइड होना चाहिए। एंड कंजर्वेटिव्स वो थे जो ओके थे इस सिस्टम से कि जैसे चलता आ रहा है सदियों से वैसे ही चलते रहे। और स्टार्टिंग में तो दे वर कंप्लीटली अगेंस्ट दिस कॉन्सेप्ट कि उन्हें चेंज भी लाना है सोसाइटी में। बट आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन उन्होंने रियलाइज किया कि चलो ठीक है, थोड़ा सा चेंज लाया जा सकता है, बट दे प्रेफर स्लो चेंज एंड ऑल्सो वॉन्टेड रिस्पेक्ट फॉर ट्रेडिशन। उन्हें था कि जो सदियों से चलता आ रहा है उसे चेंज ना किया जाए, बट अगर चेंज कर भी रहे हैं तो बहुत ही स्लो और स्टेडी वे में। बेसिकली आप समझ सकते हैं कि कैसे लिबरल, रैडिकल्स और कंजर्वेटिव सोसाइटी को तीन अलग डायरेक्शन में खींच रहे थे। मूविंग फॉरवर्ड विद इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। 19th सेंचुरी में राइज ऑफ इंडस्ट्रीज, रेलवेज एंड सिटीज देखने को मिला। इसी टाइम पर यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रही थी। तो नए सिटीज बन रहे थे, रेलवे एक्सपैंड हो रहा था, फैक्ट्रीज फुल स्पीड में चल रही थी। लेकिन यहाँ के जो वर्कर्स थे उनका हाल बहुत बुरा था। इनकी प्रॉब्लम थी लॉन्ग वर्किंग आवर्स, लो वेजेस, पुअर हाउसिंग एंड सैनिटेशन। मतलब इनसे 12-15 घंटे काम करवाते थे, बहुत कम पे करते थे, पुअर हाउसिंग, सैनिटेशन, ये सब काफी वीक था। इनफैक्ट जब जब भी डिमांड गिर जाती थी किसी चीज की तो इन अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी। एंड देन लिबरल और रेडिकल ने यही चीज रियलाइज किया कि सिर्फ पॉलिटिकल चेंज लाने से ही सोसाइटी चेंज नहीं होगी। दे वांटेड एजुकेशन एंड हेल्दी वर्कफोर्स। उन्हें चाहिए था कि एजुकेशन मतलब कि हमारी जो सोशल लाइफ और इकोनॉमिक लाइफ है इसमें भी रिफॉर्म आने चाहिए। इसी टाइम पे पीपल वर वेरी मच इंस्पायर्ड बाय नेशनलिस्ट मूवमेंट टेकिंग प्लेस इन इटली। गुजिप्पे मेज़िनी ने गुजिप्पे मेज़िनी इसी वक्त पे रिवोल्यूशनरी थे जो नेशनलिस्ट मूवमेंट को इंस्पायर कर रहे थे इटली के। इनकी थिंकिंग से लोग बहुत ज्यादा इंस्पायर होते हैं और सीखते हैं। नाउ द कमिंग ऑफ सोशलिज्म। ये सोशलिज्म आया कैसे? Socialists opposed private property that was the cause of inequality. सोशलिस्ट जो लोग थे उनका मानना था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी किसी के पास नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यही फिर आगे चल के इनइक्वालिटी और हायरार्की का बेसिस बनता है। सोशलिस्ट बिलीव करते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी ही सोशल इनइक्वालिटी का मेन रीजन है, क्योंकि प्रॉपर्टी ओनर्स अपने प्रॉफिट के लिए काम करते हैं रादर देन वर्कर्स के वेलफेयर में। तो उनका मानना सही भी था, क्योंकि वर्कर्स बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट हो रहे थे उस समय। और इसका सोल्यूशन
सोशलिस्ट का मानना था कि कलेक्टिव ओनरशिप हो, मतलब किसी एक के पास प्रॉपर्टी नहीं, सब मिल के उस प्रॉपर्टी के ओनर हो, जहां प्रॉपर्टी सोसाइटी के कंट्रोल में हो। और इन कुछ सोशलिस्ट के एग्जाम्पल हैं, जैसे रॉबर्ट ओवेन, इन्होंने कोऑपरेटिव कम्युनिटी के बारे में बताया, एक मॉडल कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाई न्यू हार्मनी यूएसए में। लुई ब्लैंक जो कि फ्रांस के थे, इन्होंने गवर्नमेंट सपोर्टेड कोऑपरेटिव बनवाने का प्लान दिया ताकि कैपिटलिस्ट फर्म्स जो है वो रिप्लेस हो पाए। कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स, इनका नाम बहुत फेमस है। इन्होंने कैपिटलिज्म जो सोसाइटी थी जो वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करती थी, इसके अगेंस्ट वॉइस उठाया। और उनका मानना था कि एक कम्युनिस्ट सोसाइटी होनी चाहिए जहाँ पे किसी एक के हाथ पे पावर नहीं, जो रिसोर्सेज है, प्रॉपर्टी है, प्राइवेटली ओन ना होके सोसाइटी ओन एज अ कलेक्टिवली सोसाइटी ओन करे। अब आगे हम लोग देखेंगे सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। By 1870s, socialist ideas spread across Europe. अब by the 1780s, socialist ideas पूरे यूरोप में स्प्रेड हो गए थे। वर्कर्स ने एसोसिएशंस बना लिए थे टू फाइट फॉर बेटर वेजेस, शॉर्टर वर्किंग आवर्स, राइट टू वोट। अब ऑब्वियस सी बात है, कोई भी बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट होगा तो उसके अगेंस्ट रिवोल्ट करेगा। इसीलिए लोग वर्कर्स बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट हो रहे थे, तो उन्होंने अपने एसोसिएशंस बनाने स्टार्ट कर दिए टू फाइट अगेंस्ट these long working hours, low wages, etc. तो इन्होंने बेटर वेजेस के लिए काम एसोसिएशन बनाया, रिड्यूसिंग वर्क आवर, की वर्क आवर लिमिटेड हो, राइट टू वोट मिले, इन सब चीजों के लिए वर्कर्स ने एसोसिएशन बनाया अपना। देन ब्रिटेन में बनी लेबर पार्टी, फ्रांस में बनी वैसे ही सोशलिस्ट पार्टी, influenced laws but didn't form government before 1940। इन्होंने काफी ज्यादा लॉ को इन्फ्लुएंस किया, बट इनकी गवर्नमेंट 1914 से पहले नहीं बन पाई। 1914 में जाके ही इन सोशलिस्ट आइडियाज को एक जगह मिली इन गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म पे। सो क्विक रिकैप करते हुए हमने आज की टर्म्स सीखे, जैसे रैडिकल, लिबरल, कंजर्वेटिव एंड सोशलिस्ट। की पीपल के बारे में जाना, जैसे कि रॉबर्ट ओवेन, लुई ब्लैंक, कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स। देन टाइमलाइन हमने जानी कि कैसे मिड 19 सेंचुरी में राइज ऑफ सोशलिज्म टुक प्लेस, 1970s में वर्कर्स ने पार्टी एसोसिएशंस बनाने स्टार्ट कर दिए, और अर्ली 20s में सोशलिस्ट इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो गया, और 1914 में जाके सोशलिस्ट जो आइडियोलॉजी है वो पावर में आती है। So this was for the introduction part. Thank you. अगर आपको कोई भी डाउट हो इस एक्सप्लेनेशन को लेके, तो यू आर फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। कोई भी सजेशन हो तो you can give it freely on our comment section. And if you like this video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.